हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये आपको देखने को मिलेगी विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज नंबर 33 का सेकेंड पार्ट, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और इससे पहले हम लोगों ने 24 से जो जीएस के फुल टेस्ट हैं विजन के, ठीक है, उससे 32 तक हम लोगों ने अभी तक सॉल्व कर लिए हैं। आप लोगों ने जिसने भी नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने सारी प्लेलिस्ट बना दी है। और आप लोगों को इसकी पीडीएफ की चाहिए तो आप लोग ऐसा कीजिए कि नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको बहुत ही ईजिली आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। मैं वहीं शेयर कर देता हूँ सारी, ठीक है। तो चलते हैं 51 क्वेश्चन नंबर पर। इसमें कहा गया कि पंचायतों के कामकाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट है, ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतों के सभी सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। सेकेंड है कि राज्य की विधायिका द्वारा किए गए उपबंधानुसार ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। सी ऑप्शन है कि प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल सीटों की संख्या में 1/3 से कम आरक्षित नहीं किया जाएगा। डी ऑप्शन है कि समय से पूर्व विघटित उपरांत गठित पंचायत पंचायत केवल शेष अवधि के लिए पद पर बनी रह सकती हैं। तो देखो, इसमें ये सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये जो है ये 1/3 का इनका प्रोविज़न नहीं होता है। इनका होता है कि प्रोपोर्शन, मतलब जहाँ जिस क्षेत्र में जितनी ये अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियाँ होती हैं उन्हीं के अनुपात में इसको जो है प्रोपोर्शनल, उन्हीं के अनुपात में सीटों को आरक्षित किया जाता है, ना कि 1/3, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया और ये तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये डी में जो कहा गया समय से पूर्व उपरांत गठित पंचायत केवल शेष अवधि के लिए होती है, तो ये भी सही है। और ये जो फर्स्ट में कहा गया है कि ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतों के सभी सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है, और राज्य की विधायिका द्वारा किए गए उपबंधों ग्राम पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन गलत है और तीनों हमारे सही हो गए। नेक्स्ट है कि अतुल्य भारत का अमूल्य खजाना प्रतीक लोगों का एक उद्देश्य बढ़ावा देना है। तो फर्स्ट है कि भारत की स्थापत्य संबंधी विरासत का। बी ऑप्शन है कि भारत के भौगोलिक संकेतकों का। और सी ऑप्शन है कि भारत की पारंपरिक चिकित्सा को, पर्यटन उद्योग को। डी ऑप्शन है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र संकेतक है, इसी का ये मतलब टैगलाइन है कि अतुल्य भारत का अमूल्य खजाना। अमूल्य खजाना क्या मतलब, अगर जो किसी क्षेत्र की कोई चीज़ मतलब बहुत ही प्रचलित है और अच्छी क्वालिटी की है तो उसको जीआई टैग दिया जाता है, ताकि उसकी जो है प्रसिद्धि एक मतलब वर्ल्ड लेवल तक हो सके, उसका ट्रेड बाहर तक, इंडिया के बाहर भी किया जा सके। क्योंकि उसको जब इंडिकेशन मिल जाता है एक, तो उससे मतलब एक अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये दिया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा 53 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट है कि उद्देशिका में संशोधन, बेरूबरीवाद, संघवाद, और 44वां संविधान संशोधन केशवानंद भारती। तो देखो, उद्देशिका में जो संशोधन किया गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। बेरूबरीवाद ये 1960 में आपको देखने को मिलेगा। और जो ये 44वां संविधान संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, और केशवानंद भारती 1973 में हुआ था, ठीक है। तो हमारा सही हो जाता है, बेरूबरीवाद सबसे पहले हुआ, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा केशवानंद भारती। तो 2413 तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा रिस्पॉन्स एंड असिस्टेंट नेटवर्क निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है। तो फर्स्ट है संघाई सहयोग यानी एससीओ, और बी ऑप्शन है वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF, और सी ऑप्शन आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD, और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA। तो डी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि जो इसका अभी रिस्पॉन्स एंड असिस्टेंट नेटवर्क का जो आरनेट है, इसका अभी इंडिया 35वां देश बना है, इसका हस्ताक्षरकर्ता देश बना है, इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। और ये ऑर्गेनाइजेशन काम क्या करती है, जो आपको जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं जो, ठीक है, जहाँ एनर्जी हमको एनर्जी रिलीज की जाती है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कोई जैसे दुर्घटना हो जाती है, लीकेज हो गया या विस्फोट हो गया उसमें, तो वो उससे बहुत लोगों की आसपास के जो एरिया में रहने वाले लोग होते हैं उनकी, और जो उसमें वर्कर होते हैं उन लोगों की बहुत ही मतलब मृत्यु हो जाती है और बहुत ज़्यादा क्षति होती है उस चीज़ की। तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। और इसमें जो देखने को मिले था, जो ये चेर्नोबिल आपको देखने को मिला था, जो फ्रांस में जो त्रासदी हुई थी, विस्फोट हुआ था एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तभी से ये मतलब उसके बाद 2002 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह दक्षिण भारत में स्थानिक वृक्ष है। और सेकेंड है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN ने अब इसे पहले के इंडेंजर्ड से
नियर थ्रेटन के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है। और यदि यह वृक्ष को कृषि योग्य भूमि से प्राप्त किया जाए तो इसके निर्यात की अनुमति भी है। तो हमारा ये किस कृषि प्रजाति का वर्णन के बारे में बात करता है, तो भारतीय अबनूस या फिर नीला सागौन या फिर बात करें तो लाल चंदन या शीशम की लकड़ी। तो देखो शीश ऑप्शन सही है, ये लाल चंदन के बारे में बात करता है। ये आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका में देखने को मिलेगा। इसे पहले इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन अब इसे नियर थ्रेटन में कर दिया गया है, क्योंकि अब इसकी जो है जनसंख्या बढ़ गई है और निर्यात की भी अनुमति इसे दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 56 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत में भुगतान प्रणाली के नियमन और पर्यवेक्षण का प्राधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक होता है। सेकेंड है कि भारतीय कंपनियों को की तुलना में भुगतान प्रणाली में विदेशी संस्थाओं की गतिविधियां कुछ सीमा तक प्रतिबंधित है। थर्ड है कि भुगतान विवादों की सुनवाई करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है। तो ये गलत है, विशेष न्यायालयों की स्थापना की इसमें कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है। इसमें अगर कोई दिक्कत आती है, अगर कोई मतलब प्रॉब्लम होती है भुगतान निपटान प्रणाली के लिए, तो इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाता है, तो वो उसका विवाद का निपटारा करती है, ना कि कोई विशेष न्यायालय की इसमें प्रयोजन किया गया है। ठीक है, और ये भी गलत सेकेंड स्टेटमेंट है, क्योंकि जो ये मतलब कहा गया है कि भुगतान और प्रणाली जो मतलब विदेशी जो कंपनियां हैं इसकी गतिविधियों में कुछ सीमा तक प्रतिबंध किया गया है, तो नहीं, उनको बराबरी में स्टेटस देने की बात की गई है। और अगर कोई दिक्कत होती है तो चाहे विदेशी कंपनी हो या मतलब देशी कंपनी हो, दोनों में समान मतलब समानता रहेगी और दोनों के लिए समान प्रोविज़न किया गया है। ठीक है, और ये फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि ये जो भुगतान प्रणाली के नियमन और पर्यवेक्षण की बात करें, मतलब रेगुलेशन और उसका इन्वेस्टिगेशन की बात करें, तो ये मतलब आरबीआई के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह मध्य और पूर्वी राज्यों के सर्वाधिक पिछड़े जिलों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना चाहता है। सेकेंड है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायतों को कोई भूमिका नहीं दी गई है। और थर्ड है कि प्रत्येक जिले के अपर सचिव या संयुक्त सचिव के स्तर का एक केंद्रीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है जाता है। तो देखो ये सही है, क्योंकि ये अपर सचिव या संयुक्त सचिव के स्तर का एक केंद्रीय अधिकारी नियमित किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो पंचायतों की भूमिका इसमें होती है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जिले के विकास के बारे में बात करता है। ठीक है, अगर जो मतलब पंचायत का विकास नहीं होगा तो जिले का कैसे विकास हो सकता है, तो पंचायतों की इसमें विशेष भूमिका होती है, तो ये गलत हो गया। और इसमें जो ये मध्य और पूर्वी राज्यों के पिछड़े जिलों के बारे में, तो ये गलत है। इसमें जो है आपको बात करेंगे तो जो 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में जो पिछड़े ज़िले हैं उनके बारे में बात करता है, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए। और ये आपको देखने को मिलेगा जो है ये 3 सिद्धांतों पे कार्य करता है। ठीक है, जो 3 सिद्धांत आपको देखने को मिलेंगे इसमें, जैसे अभिसरण और सहयोग और प्रतिस्पर्धा, मतलब जिलों के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा हो और सहयोग की बात करें तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो हमारे जनता है, इन तीनों के बीच सहयोग होना चाहिए। और अभिसरण की अगर हम बात करें तो अभिसरण में जैसे केंद्रीय कोई योजना चल रही है और राज्य की योजना है, उसमें अगर दोनों सेम योजना है तो उनका अभिसरण मतलब मिश्रण कर दिया जाए, जो अच्छी हो उसे वही चलाई जाए। ठीक है, तो इसका प्रोविज़न किया गया है। तो इसमें केवल थर्ड ऑप्शन सही है और हमारे एक और दो गलत हो गए, तो केवल थर्ड सही है, ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि फसलों की मुक्त परागण किस्मों यानी ओपीवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फसलों की इन किस्मों का परागण प्राकृतिक क्रियाविधि द्वारा होता है। भारत में इन किस्मों के अंतर्गत अधिकांश कृषित क्षेत्रफल कपास और मक्के का है। तो ये गलत है, ये मक्के और कपास का नहीं है। ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा जो मुक्त परागण की किस्मों की होती है, तो ये धान का देखने को मिलेगा। और ये स्वपरागित फसल हो तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है, और ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भारत में उगाई जाती है, लगभग 44 मिलियन हेक्टेयर पर देखने को मिलता है ये आपको। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाता है केवल एक। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि जीआई टैग प्राप्त उत्पादों के संदर्भ में बताना है कि निम्नलिखित युग्मों पर कि कौन से सुमेलित हैं। तो जीआई टैग का उत्पाद दिया गया है और राज्य दिया गया है। तो आदिलाबाद ढोकला तेलंगाना और कागजी मृदभांड तो राजस्थान, मूंगा रेशम मध्य प्रदेश और कसूती कढ़ाई हिमाचल प्रदेश। तो देखो ये कसूती कढ़ाई हिमाचल प्रदेश में नहीं है, कर्नाटक की फेमस है और इसे जीआई टैग दिया गया है। और ये मूंगा की बात करें, मूंगा रेशम के, तो ये असम में इसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों गलत है, लेकिन ये आदिलाबाद ढोकला ये तेलंगाना का में जीआई टैग दिया गया है। और कागजी मृदभांड की बात करें तो ये राजस्थान का जीआई टैग इसको दिया गया है। ठीक है, तो हमारा एक और दो इसमें सुमेलित है, सही हो जाते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रायः सुर्खियों में रहने वाला भारत
कि नगर व्यवस्था का वार्षिक सर्वेक्षण किया जाता है, तो नीति आयोग द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन है कि नागरिक एवं लोकतंत्र के लिए जनगृह केंद्र द्वारा, और सी ऑप्शन है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, डी है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। तो देखो इसमें देखने को मिलेगा ये बी ऑप्शन सही है, नागरिक एवं लोकतंत्र के लिए जनगृह केंद्र द्वारा किया जाता है भारत में नागरिक नगर व्यवस्था का वार्षिक सर्वेक्षण। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। इसमें चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवनें गर्म और शुष्क प्रकृति की हैं, तो ये बताना है। तो ए फर्स्ट है कि सांताना, चिनूक, मिस्ट्रल, सिराको और बोरा। तो इसमें बताना है कि कौन सी मतलब शुष्क हैं। तो देखो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है सांताना, ये आपको देखने को मिलेगी कैलिफोर्निया में, ये भी शुष्क है और गर्म प्रकृति की है। ठीक है, और ये जो देखने को मिलेगी आपको सेकेंड चिनूक, चिनूक ये देखने को मिलेगी आपको जो रॉकी पर्वत है यूएसए में। ठीक है, वहाँ देखने को मिलेगी, तो ये भी आपको शुष्क है और गर्म पवन है। ठीक है, तो ये भी हमारी सही हो गई। लेकिन और ये फिर सिराको देखने को मिलेगी जो इटली में आपको चलती है, शुष्क है और गर्म प्रकृति की है। ठीक है, तो एक तीन, एक दो और तीन, एक दो और पाँच। ठीक है, एक दो और चार, तो बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाता है। ये हमारी देखने को मिलेंगी, लेकिन ये मिस्ट्रल ये फ्रांस में बहती है, ये शुष्क नहीं है। ठीक है, और ये बोरा भी नहीं है, ये धूल भरी आंधी होती है, ये भी इटली में चलती है। मिस्ट्रल आपको फ्रांस में देखने को मिलेगी। तो ये हमारे शुष्क और गर्म दोनों प्रकृति की नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 62 क्वेश्चन नंबर, इसमें ब्यूटेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि घरों में प्रयोग किए जाने वाले एलपीजी सिलेंडरों में मुख्य घटक के रूप में इसका समावयी ब्यूटोन होता है। सेकेंड है या दुर्गंध वाली गैस है, और इसका कैलोरी मान सभी ईंधनों में उच्चतम होता है। तो ये गलत है, ये हाइड्रोजन जो होता है उससे मतलब ये कम होती है, क्योंकि हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा उच्च मान होता है। तो ये गलत हो गया हमारा, और ये दुर्गंध युक्त गैस नहीं होती है। इसमें दुर्गंध के लिए कि इसकी लीकेज का पता लगाने के लिए इसे मार्केप्टान गैस इसमें और मिलाई जाती है, ताकि अगर इसका लीकेज हो तो इसमें जो है दुर्गंध आ जाए, जिससे हमको पता चल जाए कि इसकी मतलब ये लीकेज हो रहा है, ताकि कोई मतलब दुर्घटना ना होने पर। ठीक है, तो ये हम भी हमारा गलत हो गया। लेकिन फर्स्ट है कि एलपीजी सिलेंडर में मुख्य घटक के रूप में जो है ब्यूटेन होता है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है, केवल एक ऑप्शन सही है और सारे गलत हो गए। 63 में कहा गया कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और जनसंख्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही है। तो दोनों को जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत संचालित और अनुरक्षित किया जाता है। सेकेंड है दोनों महापंजीयन और जनगणना आयुक्तों के कार्यालय द्वारा संचालित किया जाता है। तो देखो सेकेंड तो हमारा सही है इसमें, क्योंकि ये महापंजीयन और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा संचालित किया जाता है। लेकिन जो कहा गया है कि दोनों का जनगणना अधिनियम, तो नहीं, देखो जनगणना को जो है जनगणना अधिनियम 1948 के द्वारा संचालित और अनुरक्षित किया जाता है। लेकिन अगर बात करें कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की, तो इसको आपको देखने को मिलेगा जब 1955 के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था नागरिकों के पहचान और पहचान पत्र निर्गमन 2003 के अंतर्गत। ठीक है, ये नियम था, इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का संचालन और नियमन किया जाता है। तो हमारा फर्स्ट गलत हो जाता है, सेकेंड सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाता है इसका। नेक्स्ट है 64 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है कि वाटर स्कोर सिटीज इनिशिएटिव मतलब SWC पहल है। तो फर्स्ट है किसकी पहल है ये बताना है। तो फर्स्ट है कि ए ऑप्शन की वर्ल्ड एंड वाटर काउंसिल, सेकेंड है वर्ल्ड बैंक, और थर्ड है सी ऑप्शन की UN वाटर और आसियान, डी ऑप्शन। तो इसका देखो बी ऑप्शन सही है, जो वर्ल्ड बैंक है यही वाटर स्कोर सिटीज इनिशिएटिव की पहल इसी ने की है, क्योंकि जो वाटर की जो समस्या हो रही है उन्हीं के बारे में उनको सक्षम बनाना और उनकी वाटर की सुरक्षा हेतु उपाय सुझाना, यही इसका मतलब लक्ष्य है। ठीक है, तो ये शहरी जल वाटर के सुरक्षा के बारे में बात करती है, ताकि उनका पुनर्भरण किया जाए और उनका इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, ताकि लोगों के लिए वाटर उपलब्ध हो। तो हमारा बी ऑप्शन ये सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि सॉलिसिटर जनरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो फर्स्ट है उसके पदों की भूमिका, उसके पद की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों का संविधान में द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। और सेकेंड ऑप्शन है कि मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर उसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो देखो आपको जो देखने को मिलेगा सॉलिसिटर जनरल के बारे में, तो उसका संविधान में कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है। उसका अटॉर्नी जनरल जो है AG होता है, उसका जो है संविधान में प्रोविज़न किया गया है आर्टिकल 76 के अंतर्गत, लेकिन इसका नहीं किया गया। ये केवल क्या करता है कि ये अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है, ना कि इसका संविधान में कोई इसके कार्यों और भूमिकाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है,
और ये तो हमारा गलत हो गया, और ये सेकेंड भी हमारा गलत है, क्योंकि ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और ये नियुक्ति की जाती है जो मंत्रिमंडल की एक समिति बनाई जाती है, उस समिति के आधार पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ना कि मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाता है, कोई भी इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि प्लांट लाइफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा स्टेप में सही स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट है कि यह यूरोपीय संघ के सदस्य देशों का अंतर सरकारी संगठन है। सेकंड है, यह इम्पोर्टेंट प्लांट एरिया के रूप में ज्ञान या संदर्भित किए जाने वाले स्थलों की पहचान करता है। तो देखो ये तो सही है कि सेकंड ऑप्शन की इम्पोर्टेंट प्लांट एरिया के रूप में ज्ञान या संदर्भित किए जाने वाले स्थलों की पहचान करता है, लेकिन ये फर्स्ट वाला गलत है। इसमें यह यूरोपीय संघ के सदस्य देशों का अंतर सरकारी संगठन नहीं है, ये यूके यूनाइटेड किंगडम जो है उसका जो है ये संगठन यूनाइटेड किंगडम देश का संगठन है। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है इसमें, तो हमारा इसमें केवल बी ऑप्शन सही है, केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किन प्रसारण मंचों का विनियमन स्वतंत्र सांविधिक प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टेलीविजन, समाचार चैनल और ओवर द टॉप मीडिया सेवाएं और समाचार पत्र। तो देखो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड स्टेटमेंट है, ये जो समाचार पत्र है, ठीक है, इसको जो है पीसीआई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इसका किया जाता है, जो 1900 आपको देखने को मिलेगा। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जो 1978 के अंतर्गत जिसका स्थापना की गई थी, सांविधिक निकाय बनाया गया था, उसी के अंतर्गत समाचार पत्र का 1988 के अंतर्गत इसका किया जाता है। ठीक है, और क्योंकि ये सांविधिक निकाय के अंतर्गत इसका जो है नियमन किया जाता है, लेकिन ये जो है ये सांविधिक निकाय नहीं है, ये नियंत्रित निकाय हैं। ठीक है, क्योंकि इनका अपने आप स्वयं इसका नियंत्रण किया जाता है, इनके लिए अभी तक कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया है सांविधिक। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इसमें। तो नेक्स्ट हमारा 68 क्वेश्चन नंबर है। इसमें कहा गया कि प्राकृतिक पर्यावरण से मनुष्यों द्वारा प्राप्त की जाने वाली विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं दी हैं और कार्य दी हुई हैं। तो फर्स्ट है प्रावधान, कच्चे माल की आपूर्ति, सांस्कृतिक बारे में तो ये आनुवांशिक विविधता और सहायक इकोथेरेपी, और विनियमन तो ये बाढ़ सुरक्षा है। ठीक है, तो देखो इसमें देखो बाढ़ सुरक्षा है तो सुमेलित है, क्योंकि बाढ़ सुरक्षा विनियमन के अंतर्गत दी जाती है, और ये प्रावधान कच्चे माल की आपूर्ति करती है। लेकिन ये जो सांस्कृतिक की बात करता है तो ये इकोथेरेपी के अंतर्गत आता है इसके अंतर्गत, और ये सहायक के अंतर्गत आनुवंशिक विविधता आता है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे गलत हो गए, और ये फर्स्ट एंड फोर्थ सही है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि साम्राज्यवादी चेलों ने अपनी नौसेना पर विशेष ध्यान दिया था, सफल नौसैनिक अभियान का संचालन किया। इस संदर्भ में चेलों का नौसैनिक अभियान निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों तक पहुंचा। तो फर्स्ट है श्रीलंका, सेकेंड है मलाया द्वीप, और मलेशिया तो मालदीव, मतलब मलेशिया नहीं मालदीव, मलाया द्वीप तो यही जो आपको इंडोनेशिया वाला क्षेत्र दिखता है, इसी को मलाया द्वीप पहले बोलते थे। ठीक है, तो ये हमारे तीनों जगह इन्होंने अपनी नौसैनिक शक्ति के आधार पर ये अभियान चलाए थे और सफलता प्राप्त की थी। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, तो डी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, क्योंकि नौसेना जो है चेलों की नौसेना थी, बहुत ही शक्तिशाली थी, इन्होंने समुद्र में अपनी बहुत ही अच्छी सेना बनाई थी। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत निर्माण एवं विध्वंस यानी कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन अपशिष्ट प्रबंधन नियम निर्धारित किए गए हैं। तो फर्स्ट है रियल इस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम 2016, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण उपकर अधिनियम 1996, और पर्यावरण अधिनियम 1986, और रक्षा सकर्म अधिनियम 1903। तो ये देखो सी ऑप्शन सही है, जो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, इसी के अंतर्गत आपको निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम निर्धारित किए गए हैं। ये आपको 2016 का एक्ट आया था, उसी के अंतर्गत इसका जो है इसमें किया गया था, ताकि जो है आपको देखने को मिले जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसका जो मलबा बचता है तो उसके विनियमन के बारे में बात करता है, कि उसे एक अच्छी जगह से मतलब उसको कैसे डिस्ट्रक्शन करना है उसके बारे में निर्देश दिए गए हैं, और उसे थर्ड कंपनी को उसको कैसे आपको प्रोवाइड कराना ये भी बताया गया है उसमें। तो वो सारे नियम बताए गए हैं जो है कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन के बारे में। नेक्स्ट है 71 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि यह उन कुछ पक्षी प्रजातियों में से एक है जिन्हें विगत 10 वर्षों में भारत में खोजा गया है। यह केवल अरुणाचल प्रदेश के सिंगचुंग गांव में पाई जाती है। इसे IUCN द्वारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित किया गया है। उपयुक्त परिच्छेद में किस पक्षी के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट है कि सोशिएबल लैपिकिंग और स्पून विल्ड स्पाइडर सैड पाइपर और बंगाल फ्रोलिकन बुगुन लियो सिचला।
तो ये डी ऑप्शन सही है। जो बुगुन लियो सिचला है इसी के बारे में बात करता है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपको 72 क्वेश्चन नंबर में, इसमें एक जौहरी को हीरे की शुद्धता पर संदेह होता है, इसकी शुद्धता की जांच करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? फर्स्ट है इस पर ग्रेनाइट का लेप लगाना चाहिए तथा परिणामी रंग का अवलोकन करना चाहिए। बी है इससे होकर पराश्रव्य तरंग को पार कराना चाहिए। सी है इसे होकर एक्स-रे किरणों को पार कराना चाहिए और इनके किनारों की गणना करनी चाहिए। तो देखो सी ऑप्शन सही है, इससे होकर एक्सरे को पार कराना चाहिए, क्योंकि जो है एक्सरे किरणें जो होती हैं वो हीरे की शुद्धता की पहचान करने में बहुत ही कारगर और अच्छी होती हैं, जिससे पता चलता है कि हीरा जो है असली है या नकली है, ठीक है। तो हमारी ये एक्सरे किरणों की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देखने को आपको मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लू आधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है यह 14 वर्ष से कम आयु के सभी अल्पवयस्कों को जारी किया जाता है। सेकंड है इसे बायोमेट्रिक पहचान नहीं की जा सकती। तो देखो ये सेकंड तो सही है, इससे बायोमेट्रिक पहचान नहीं की जा सकती, लेकिन ये 14 वर्ष के लिए नहीं, ये 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के अल्पवयस्कों को जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया इसमें, इसी को ब्लू आधार कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 74 क्वेश्चन नंबर, इसमें अन्य पिछड़ा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये बताना है। तो देखो अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत संवैधानिक निकाय है। सेकंड है कि आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी अन्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर की जाती है। थर्ड है कि इसके पास सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को अधिकारों और रक्षा उपायों को वंचित किए जाने के संबंध में निर्दिष्ट शिकायतों का अन्वेषण की जांच करने की शक्ति देता है। तो देखो ये तो हमारा आपका थर्ड सही है और फर्स्ट भी सही है, क्योंकि ये अधिकारिता सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ये जांच कर सकता है इनके बारे में, ठीक है, जो अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में बात करता है। लेकिन ये जो कहा है कि इसकी नियुक्ति के बारे में, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि जो है इसकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसके मुहर लगे हस्ताक्षर के द्वारा इसकी की जाती है, ठीक है, ना कि ये इसकी किसी की अनुशंसा की आवश्यकता इसमें नहीं होती है इसमें, ठीक है। और इसको बात करें तो इसके जो अन्य पिछड़ा वर्ग 102वां संविधान संशोधन था 2018 का, जो उसी में इसको इस्टेब्लिश किया गया है और इसे 338 बी के अंतर्गत जो संवैधानिक स्टेटस दिया गया है, ठीक है। तो इसमें 1 एंड 3 सही हो जाता है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है इसमें। नेक्स्ट है 75, तो इसमें कहा गया कि बैंकिंग लेन देन के संदर्भ में रेपो, रिजर्व रेपो और सामान्य स्थायी सुविधा यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर के संबंध में के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है। तो देखो इसमें ए ऑप्शन है कि रेपो से कम होती है रिवर्स रेपो या एमएसएफ, और बी है कि रिजर्व रेपो और एमएसएफ, और सी ऑप्शन है कि रिजर्व रेपो, एमएसएफ और रेपो, डी ऑप्शन है रेपो, एमएसएफ और रिजर्व रेपो। तो देखो इसमें ये बी ऑप्शन सही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दर देखने को मिलेगी आपको एमएसएफ की देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको रेपो की देखने को मिलेगी, फिर रिजर्व रेपो की देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है 76, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र अधिकतम 5 पोषण स्तरों तक समर्थन प्राप्त कर सकता है, और सेकंड है किसी खाद्य जाल में उच्च स्तर पर जीवों की संख्या निम्न स्तर की तुलना में कम होती है। तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं, क्योंकि उच्च स्तर पर जीवों की संख्या कम होती है निम्न स्तर की अपेक्षा, क्योंकि देखो नीचे आपको देखने को मिलेगा कीड़े मकोड़ों को कौन खाता है? कीड़े मकोड़ों को आपको देखने को मिलेगा सांप खाता है, स्नेक वगैरह, तो बहुत से कीड़ों मकोड़ों को खा जाता है, तब जाके जो है उसका पेट भरता है। उसके बाद क्या करता है, बाज खाता है उसको, और बाज देखो बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो ऐसे ये मतलब वेब जो फूड वेब होता है उसकी ये चैन बनती हुई चलती है। तो हमारा ये सी ऑप्शन सही हो गया, 1 और 2 इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है हमारा 77 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि उच्च न्यायालयों की वाणिज्यिक खंडपीठ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इसका गठन संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। सेकंड है कि पीठ में एक तकनीकी और न्यायिक सदस्य होता है और पीठ के आदेश के विरुद्ध केवल उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो ये गलत है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय नहीं, इसके जो तकनीकी जो वाणिज्यिक की खंडपीठ है इसी में जो है आप कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय में तो कर ही सकते हैं, और खंडपीठ जो वाणिज्यिक खंडपीठ होती है इसमें आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रोविज़न किया गया है इसमें। और ये सेकेंड में जो कहा गया है कि एक तकनीकी और एक न्यायिक, तो नहीं, ये गलत है इसमें,
ये एकल पीठ होती है, मतलब एक जज की पीठ होती है, और इसमें जो है उस जज को इस पीठ का अध्यक्ष बनाया जाता है जो मतलब वाणिज्यिक क्षेत्र से मतलब जो मामले पहले भी डिस्कस कर चुका हो, उसको अनुभव प्राप्त होना चाहिए, तो उसे बनाया जाता है। और ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है इसमें, क्योंकि गठन संबंधित उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में वार्षिक वित्तीय समावेशन सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो फर्स्ट है वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, सिडबी या नाबार्ड। तो देखो ये ऑप्शन सही है, वित्त मंत्रालय द्वारा ये जो वित्तीय समावेशन सूचकांक है ये तैयार करता है। और इसके जो है आपको देखने को मिलेंगे, इसके 3 पैरामीटर होते हैं। ये जो मतलब वित्त मंत्रालय का जो वित्त विभाग होता है, ये इसको जो वित्तीय समावेशन सूचकांक है इसको जारी करता है। तो इसमें क्या होता है कि वित्तीय सेवाओं की लोगों तक मतलब पहुंच, और वित्तीय सेवाओं का उपयोग, और वित्तीय सेवाओं की गुणवत्ता, इन 3 पैरामीटर के आधार पर ये वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने हालिया पहल पैसा पोर्टल का उद्देश्य है। तो फर्स्ट है कि शहरी मतलब फर्स्ट है कि शहरी और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत लाभार्थियों के बैंक ऋणों पर ब्याज अनुदान की प्रोसेसिंग करना। सेकेंड है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों और बैंकों के लिंक पर असंगठित क्षेत्र को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। सी है कि मनरेगा के अंतर्गत कार्य पूरा होने के 15 दिन के भीतर मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलने पर उन्हें प्रदान की जाने वाली विलंब हेतु क्षतिपूर्ति का परिनिर्धारण करना। सी है कि डी ऑप्शन है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत पेंशन व ऑनलाइन भुगतान की सुविधाजनक बनाना, पेंशन के ऑनलाइन भुगतान की सुविधाजनक बनाना। तो इसके लिए तो इसका देखो जो ये पैसा पोर्टल है ये ऑप्शन सही है, जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत लाभार्थियों के ऋणों पर ब्याज की अनुदान की प्रोसेसिंग करना, और इसके साथ साथ जो है ऋण जो है सस्ते में ऋण प्रोवाइड कराना। ठीक है, ये है, और ये चलाया जा रहा है, आपको ये जो देखने को मिलेगा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ये आपको दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाता है इसका। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा 80 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि भारतीय पूर्वता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो फर्स्ट है पूर्व राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा का अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो देखो सबसे पहले देखो आपको देखने को मिलेगा इसमें डी ऑप्शन उपराष्ट्रपति है, क्योंकि जो सबसे पहले आता है प्रेसिडेंट इंडिया में। ठीक है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आता है, उसके बाद पीएम आता है, और उसके बाद गवर्नर आते हैं। तो ये 4 ऊपर के होते हैं। फिर ऐसे ही क्रम में आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद एक्स प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्स प्रेसिडेंट देखने को मिलेगा। फिर वाइस पीएम जो होता है मतलब डिप्टी पीएम हो जो होता है मतलब उप प्रधानमंत्री, वो देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको सीजेआई देखने को मिलेगा और लोकसभा स्पीकर, और उसके बाद जो है कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो अनुक्रता क्रम में आते हैं, और उसके सीएम के ही उसके बाद आपको सीएम होते हैं, और जो विपक्ष के नेता होते हैं एक्स पीएम होते हैं, ये सब देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि डीएनए और आरएनए के मध्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित नंबर विचार करना है। तो देखो फर्स्ट है कि डीएनए डबल स्टैंड वाला अणु होता है, जबकि आरएनए सिंगल स्टैंड वाला अणु होता है। सेकंड है कि डीएनए आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहित करने में है तो उत्तरदायी होता है, जबकि आरएनए प्रोटीन निर्माण है तो आनुवंशिक कूट को केंद्रक के राइबोसोम में स्थानांतरित कर देता है। तो देखो ये तो हमारा सही है, क्योंकि डीएनए जो होता है वो आनुवंशिक क्रियाओं को संग्रहित करता है, लेकिन जो आरएनए होता है वो प्रोटीन निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया। ये और फर्स्ट भी हमारा सही है, क्योंकि ये देखो आपको देखने को मिलेगा जो डीएनए का ऐसे मॉडल होता है ये इस तरह ऐसे कुछ होता है। ठीक है, ये ऐसे बेस होते हैं इसके, लेकिन जो आरएनए का होता है ये सिंगल बेस वाला होता है। ठीक है, ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये वाला हमारा ठीक, ये जो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा ए सी ऑप्शन सही हो जाता है इसमें। ठीक है, 1 और 2 दोनों हमारे सही हैं। नेक्स्ट है 82। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय संस्थान आरबीआई द्वारा विनियमित यानी रेगुलेट किए जाते हैं आरबीआई द्वारा? तो फर्स्ट है सिडबी, सेकेंड है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, और थर्ड है कि भारतीय निर्यात आयात बैंक, और राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि मतलब नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो देखो इसमें आपको देखने को मिलेगा देखो सिडबी, और आपको देखने को जो ये मिलेगा औद्योगिक विकास वित्त निगम लिमिटेड और आयात निर्यात बैंक, इन तीनों का जो है रेगुलेशन आरबीआई द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसका जो बोलें कि जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसका जो रेगुलेशन जो है केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 1 और 2 और 3 बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 83 क्वेश्चन नंबर। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कहा गया कि पद से अयोग्य
घोषित होने से पूर्व संसद के सिद्ध दोष ठहराए गए सदस्य को अपील के लिए 3 माह का समय दिया जाता है। सेकेंड है कि परिसंपत्तियों और आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित जानकारियों को प्रकट न करने पर रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवार के नामांकन पत्र को अस्वीकार कर सकता है। थर्ड है संज्ञेय अपराध के आरोपी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा आरोप तय किए जाने पर चुनाव लड़ने से वंचित कर सकता है। तो नहीं, ये ऐसा प्रोविज़न अभी तक नहीं किया गया है कि उसको वंचित कर दे, क्योंकि जो चुनाव आयोग इसकी मांग कर रहा है कि अगर किसी कोई संज्ञेय अपराध करता है कोई उम्मीदवार तो उसका जो है आवेदन निरस्त कर दिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है। ठीक है, और ये तो हमारा सही है कि परिसंपत्ति या आपराधिक पृष्ठभूमि जानकारी प्रकट न करने पर जो है रिटर्निंग जो ऑफिसर होता है उसका नामांकन अस्वीकार कर सकता है। और ये जो फर्स्ट में कहा गया तो ये भी गलत है, क्योंकि जो ये 3 माह का ये समय इसमें नहीं दिया जाता है। ठीक है, अयोग्य घोषित होने से पूर्व। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया, तो हमारा केवल जो है सेकेंड स्टेटमेंट इसमें सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है कि जनजाति सलाहकार परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इसका उल्लेख संविधान की 5वीं अनुसूची में है। इन्हें अनुसूचित जनजाति वाले राज्य में स्थापित किया जाता है, लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं। थर्ड है कि ये राज्यपाल द्वारा संदर्भित राज्यों में अनुसूचित जातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित मामलों में परामर्श देते हैं। तो देखो इसमें जो ये कहा गया है तो ये तो आपका जो ये पहला स्टेटमेंट है ये तो हमारा सही है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान की 5वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, लेकिन जो ये इसमें ये कहा गया है सेकेंड में कि अनुसूचित जनजाति वाले राज्यों में स्थापित किया जा सकता है, लेकिन अनुसूचित जनजाति वाले राज्यों में नहीं, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। और ये राज्यपाल द्वारा संदर्भित राज्यों में अनुसूचित जातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित मामलों पर परामर्श देते हैं, तो ये थर्ड भी सही है। ठीक है, तो हमारे तीनों स्टेटमेंट ये सही है अनुसूचित जाति परिषद के संबंध में। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया, 1, 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 85 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है द्वीप समूह और जल निकाय दिए हुए हैं। ठीक है, तो उनका मिलान करना है कि कौन कहाँ पाया जाता है। तो हाटिया एक मतलब द्वीप समूह है, तो ये बंगाल की खाड़ी में। भाषण 4 तो ये लाल सागर रेड सी में, और मारवाह तो ये मरमरा सी में। तो देखो ये जो हाटिया है ये तो बंगाल की खाड़ी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो भाषण 4 है ये लाल सागर में नहीं, ये मतलब मेघना नदी जो आपको बंगाल की खाड़ी में जहाँ गिरती है वहीं पे ये भाषण द्वीप है। और ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो रोहिंगा आए थे आपको देखने को मिला था, जो म्यांमार से रोहिंगा आए थे उन्हीं को इन पर बसाने की बात की जा रही है इस द्वीप पे। ठीक है, जो वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा। ठीक है, और ये मारवाह की बात करें तो ये मरमरा सी में नहीं, ये अदन सी में दिखता है। अदन की जो खाड़ी है वहीं पे देखने को मिलता है ये वाला मारवाह। तो ये भी हमारा गलत हो गया, तो हमारा केवल एक सही है इसमें, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में अन्य परंपरागत वन निवासी या वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, जो वन अधिकार अधिनियम 2006 के नाम से लोकप्रिय है, संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि सभी वन ग्राम के राजस्व ग्रामों के रूप में अधिवास और सपरिवर्तन के अधिकारों को वन निवासी अनुसूचित जनजातियों के वन अधिकारों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। सेकेंड है कि वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने हेतु तो जिला स्तरीय समिति की अंतिम प्राधिकरण है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, जो ये वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जो बात करता है। ठीक है, तो हमारा ये सी ऑप्शन सही हो गया, 1 और 2। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें नगद प्रबंधन बिलों यानी CMBs के बारे में बात करता है कि कौन सा कथन सही है। तो ये सरकार के असंगत अस्थायी नकदी के प्रवाह को पूरा करने के लिए जारी किए जाते हैं। सेकेंड है इन्हें एक छूट पर जारी किया जाता है तथा परिपक्वता पर अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है। और थर्ड है कि CMBs में निवेश को SLR प्रयोजन के लिए बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में एक योग्य निवेशक के रूप में नहीं माना जाता है। तो ये गलत है, क्योंकि इन्हें योग्य निवेशक के रूप में माना जाता है CMBs को। ठीक है, जो बैंकें करती हैं। और जो ये फर्स्ट और सेकेंड की बात करें इसमें, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये RBI द्वारा जारी किए जाते हैं और ये आपको देखने को मिलेंगे जो ट्रेजरी बिल होते हैं। ठीक है, ट्रेजरी बिल की ही तरह ये जो CMBs आपको देखने को मिलेंगे। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, 1 और 2। नेक्स्ट है हमारा 88। इसमें कहा गया कि वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात आई कोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखो आई कोर के बारे में तो फर्स्ट है कि आई कोर अतिरिक्त उत्पादन करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त पूंजी निवेश को संदर्भित करता है। सेकेंड है आई कोर प्रौद्योगिकी है, जो प्रौद्योगिकी और कुशल
श्रम बल में सुधार, आयकोर की वृद्धि में सहायता प्राप्त होगी। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं इसके, ठीक है, जो इसमें कहा गया है आयकोर के बारे में, तो देखो ये जो हमारा सेकेंड वाला है तो ये वृद्धि नहीं करेगा। जो प्रौद्योगिकी और कुशल श्रम बल में सुधार, आयकोर की वृद्धि नहीं, ये कमी करेगा, ठीक है, ये कमी होगी ना कि वृद्धि। तो ये हमारा सेकेंड गलत हो गया, फर्स्ट हमारा सही है। आयकोर अतिरिक्त उत्पादन है तो आवश्यक अतिरिक्त पूंजी निवेश को संदर्भित करता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही है क्योंकि ये पूंजी जुटाता है, ना कि कुशल श्रम बल और प्रौद्योगिकी के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रसिद्ध मेरठ षड्यंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जिसके तहत श्रमिक नेताओं के एक समूह पर मुकदमा चलाया गया। तो फर्स्ट है कि वायसराय की हत्या करने की साजिश में गुप्त रूप से भाग लेने के लिए श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार किया गया। सेकेंड है जिन श्रमिक नेताओं पर मुकदमा चलाया गया उन्हें अंग्रेज भी शामिल थे। और थर्ड है कि तेज बहादुर सपड़ू और एन के काटजू ने अभियुक्तों का बचाव किया था। तो देखो ये दो जो हमारा ये थर्ड स्टेटमेंट तो सही है और सेकेंड भी सही है क्योंकि इसमें जो है आपको देखने को मिलेंगे अंग्रेज भी शामिल थे, ठीक है। लेकिन ये जो कहा गया है कि वायसराय की हत्या, तो इसमें हत्या की साजिश के लिए नहीं शामिल किया गया था, क्योंकि इसमें जो था जो आपको देखने को मिलेगा तो ये कम्युनिस्ट जो गतिविधियाँ थी, क्रांतिकारी गतिविधियाँ, उन्होंने नियंत्रित करने के लिए ये जो पब्लिक सेफ्टी बिल आया था उसी के बारे में ये बात करता है। इसमें 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, इसमें 2 अंग्रेज भी शामिल थे, ठीक है। तो ये मतलब क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए था, ना कि कोई हत्या के लिए। तो हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है, 2 और 3। नेक्स्ट है हमारा 90 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि शेर शाह सूरी के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि उसने सत्ता के विकेंद्रीकरण की वृद्धि हेतु तो केंद्रीय प्रशासन ढांचे में सुधार किया था। और सेकेंड है उसने लूट के कारण एक व्यापारी को हुए नुकसान के लिए स्थानीय ग्राम प्रधानों और जमींदारों को उत्तरदायी ठहराया था। और थर्ड है कि व्यापार और वाणिज्य के विकास को बढ़ावा प्रदान करने के लिए उसने स्थानीय राजस्व संग्राहकों को सड़क, घाटों, कस्बों व अन्य स्थानीय सीमा शुल्कों को लगाने की अनुमति दी थी। तो देखो ये तो गलत है हमारा, क्योंकि उसके शासनकाल में ऐसा कुछ नहीं था कि सड़कों, ग्रामों और अन्य चीज़ों पर जो कर लगाने के लिए जो दिया गया था। इसमें केवल 2 ही आधारों पर कर लगाया जा सकता था। एक तो जो है बंगाल में जो चीज़ें उत्पादित होती थी, जो उस वस्तुएं, उन पे, और जो बाहर से आयात की जाती थी, ठीक है, 2 ही स्तरों पे ये लगाया जाता था। तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। लेकिन जो ये कहा गया सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो ये सही है, क्योंकि इसने लूट मार के कारण एक व्यापारी को हुए नुकसान के लिए ग्राम प्रधानों और जमींदारों को उत्तरदायी ठहराया था। और ये जो कहा गया कि विकेंद्रीकरण है तो नहीं, ऐसा कोई वो नहीं था। उसने कानून व व्यवस्था स्थापित की थी, लेकिन जो है वो विकेंद्रीकरण, इसका कोई प्रोविजन मतलब केंद्रीकरण, प्रशासन ढांचे को सुधार करना, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था इसका, ठीक है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाता है, बी केवल, और फर्स्ट एंड थर्ड गलत हैं। तो नेक्स्ट है कि 91 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में 18वीं शताब्दी की ब्लैक होल त्रासदी से संबंधित है। तो फर्स्ट है गिरमिटिया भारतीय श्रमिकों के दुर्व्यवहार। और सेकेंड है फोर्ट विलियम में एक कोठरी में अनेक कैदियों की मृत्यु। और सी है कि बंगाल के एक अकाल में जिसमें 1 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। और डी है कि पश्चिमी सभ्यता के अनुरूप बंगाल में शिक्षित युवाओं का बहिष्कार और उनके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार। तो देखो इसका ये सेकेंड ऑप्शन बी सही है, क्योंकि जो फोर्ट विलियम की एक कोठरी में अनेक कैदियों को, इसमें जो है सिराजुद्दौला ने 20 जून 1957 को जो है बंद कर दिया था। और उसमें से 100 से अधिक लोगों को, जिसमें 4 लोगों को रखा जाता था कैदी के रूप में, लेकिन इसने क्या किया था, 100 से ज़्यादा लोगों को उसमें कर दिया था, जिसमें जो है बहुत कम लोग बचे थे और सारी लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये मतलब इसी को कहा गया था ब्लैक होल त्रासदी। नेक्स्ट है कि हमारा 1853 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मतलब सही है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। सेकेंड है अधिनियम में बंगाल के लिए पृथक गवर्नर का प्रावधान किया गया था। थर्ड है इसमें गवर्नर जनरल परिषद के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को पृथक करने का प्रावधान किया गया था। तो देखो ये तो हमारा थर्ड सही है कि राजनीतिक जो उसको पृथक किया गया था, प्रशासनिक और वित्तीय जो व्यवस्थाएं थी उनको पृथक कर दिया गया था, 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। क्योंकि प्रशासनिक था तो वो भारत के गवर्नर जनरल के लिए था और वैसे एक गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड, तो थर्ड और सेकेंड सही है, लेकिन फर्स्ट गलत है, क्योंकि भारत का गवर्नर जनरल इसके अंतर्गत नहीं बनाया गया था। ये जो हमारा चार्टर एक्ट आया था 1833 का, ठीक है, 1833 का, इसी के अंतर्गत बनाया गया था। और पहला जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, ठीक है। तो ये हमारा 2 और 3 सही हो जाते हैं, बी ऑप्शन, फर्स्ट गलत है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 93। इसमें कहा गया कि इस राज्य के नाम का शाब्दिक अर्थ पहाड़ी लोगों की भूमि है और
ईसाई बहुल आबादी वाले 3 राज्यों में से एक है। यह म्यांमार और बांग्लादेश के मध्य व्यापार के लिए एक परंपरागत बिंदु है। पलक झील इस राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। तो किस राज्य के बारे में ये बताया गया है ऊपर? तो फर्स्ट है कि मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या नागालैंड। तो इसमें जब बात करें, ये जो पलक झील है, अगर एक ही भी चीज़ अगर आप लोगों को इसमें पता होगी तो आप बता देंगे, क्योंकि पलक झील जो होती है ये सबसे बड़ी प्राकृतिक झील ये आपको देखने को मिलेगी। ये मिजोरम की है, तो ऑब्वियसली ये सब मिजोरम के बारे में ही बताया गया। ये पहाड़ी लोगों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है और बांग्लादेश और म्यांमार के मध्य जो व्यापार का एक बिंदु भी है। ठीक है, नेक्स्ट है 94। इसमें कहा गया कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंपता है। सेकंड है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। और थर्ड है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपसभापति को सौंपता है। तो देखो, ये उपसभापति को नहीं उपाध्यक्ष को सौंपता है, तो ये गलत हो गया है। सेकंड सही है कि उपराष्ट्रपति को जो अपना त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को सौंपता है, तो ये तो सही हो गया। लेकिन ये भी गलत है, ये मुख्य न्यायाधीश को नहीं, ये जो राष्ट्रपति है ये उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। तो हमारा केवल बी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड गलत है। नेक्स्ट है कि 95। इसमें राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर गठित किया जाता है। सेकंड है यह केंद्र व राज्यों के मध्य करों की शुद्धि आगमों के वितरण का निर्धारण करने के लिए भारत में वित्त आयोग के साथ समन्वय से कार्य करता है। और थर्ड है कि यह राज्य के संचित निधि से पंचायतों और नगर पालिकाओं को अनुदान की अनुशंसा करता है। तो देखो, ये थर्ड सही है और फर्स्ट भी सही है, क्योंकि ये राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। लेकिन ये नहीं है, मतलब इसका प्रोविजन इसके अंतर्गत समन्वित नहीं है, स्वतंत्र बॉडी है। क्योंकि इसका जो आपको देखने को मिलेगा, जो राज्य वित्त आयोग है, ये 243 के अंतर्गत इसका गठन किया जाता है। ठीक है, और जो ये राज्य और केंद्रों के बीच जो करों का बंटवारा करता है, तो ये केंद्रीय वित्त आयोग होता है। इसे आर्टिकल 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो हमारा 1 एंड 3 सही हो जाता है इसमें, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 96 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि बिल्डिंग रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेटाबेस यानी BRIP डेटाबेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह एक सुरक्षित एक्सेस नियंत्रण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर कॉपीराइट उल्लंघन की सुविधा प्रदान करने वाली वेबसाइटों को सूचीबद्ध किया जाता है। सेकेंड है कि यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के नेतृत्व में संचालित एक परियोजना है। तो इसके बारे में बताना है। तो देखो, जो ये बताया गया है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं इसके बारे में जो कहे गए हैं बिल्डिंग रिस्पेक्ट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेटाबेस के बारे में। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में निम्नलिखित पुतली थिएटर पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि कठपुतली, पावाकुत्थु और रावण छाया और टोलू बोम्मा लट्टा। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन सा छाया कठपुतली के उदाहरण है? तो देखो, इसमें रावण छाया ये आपको देखने को मिलेगी उड़ीसा में, और टोलू बोमट्टा ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये दोनों जो है छाया कठपुतली के उदाहरण है। तो हमारा 3 और 4 ए ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये कठपुतली ये दोनों छाया कठपुतली के उदाहरण नहीं है। लेकिन इनकी बात करें कि कहाँ होता है, तो कठपुतली ये आपको राजस्थान में मिलता है, और केरल में आपको पावाकुत्तू देखने को मिलेगा, जो ये थिएटर है कठपुतली थिएटर जो आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सागर 3C इनिशिएटिव का भाग नहीं है? तो लाल सागर ए, सेकेंड है बाल्टिक, थर्ड है काला सागर, फोर्थ है एड्रियाटिक और फिफ्थ है बेरिंग सागर। तो देखो, इसमें जो देखने को मिलेगा ये लाल सागर ये इसमें सम्मिलित नहीं है 3C ऑफ इनिशिएटिव में, और बेरिंग सागर भी इसमें नहीं है। लेकिन जो है बाल्टिक सागर, काला सागर और एड्रियाटिक सी ये तीनों शामिल किए गए हैं। तो हमारा नहीं पूछा है कौन सा है, तो ये लाल सागर 1 एंड 5, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ये शामिल इसमें नहीं है। ठीक है, तो सी अब जो ये है ये, क्योंकि ये जो आपको देखने को मिलेगा 3C इनिशिएटिव जो है ये किस लिए चला गया है, ये जो मध्य यूरोपीय जो राष्ट्र हैं उन्हीं में, मतलब राष्ट्रों में एक बढ़ावा देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और डिजिटल कनेक्टिविटी में बढ़ावा देने के लिए ये चलाया गया है। ठीक है, यूरोपीय कंट्रियों के मध्य। तो नेक्स्ट है हमारा 99 क्वेश्चन नंबर है ना, 99 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि कर अधिकारियों द्वारा निगमों और कुछ कर मामलों के स्पष्टीकरण हेतु तो अनुरोध करने वाले व्यक्तियों के लिए अग्रिम विनिर्णय यानी एडवांस रूलिंग जारी किए जाते हैं। इन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण AAR संबंधित राज्य GST अधिनियम के तहत गठित किया गया, न कि केंद्रीय GST के अंतर्गत। और अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण
AAR का गठन बाध्यकारी है और या कोई अपीली, यहाँ कोई अपीली तंत्र नहीं है, तो ये बाध्यकारी नहीं है, ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। और इसमें अपील करने का अधिकार है, जो ये प्राधिकरण होता है अग्रिम विनिर्माण अपीलिएट प्राधिकरण होता है, इसके अंतर्गत इसमें अपील की जा सकती है, तो ये गलत हो गया। और सेकेंड वाला जो कहा गया है कि GST, तो नहीं 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 नहीं, ये भी गलत हमारा है। ये जो CGST और SGST दोनों के अंतर्गत गठित किया जा सकता है, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो इसका डी ऑप्शन सही है, कोई भी इसमें स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन नंबर। इसमें घास भूमियाँ दी हैं, उनकी अवस्थिति दी गई है कि कहाँ पर उनकी लोकेशन है, ठीक है। तो ग्रासलैंड तो चौरस के बात करता है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात करता है। यहाँ है विदिश यानी गुजरात में, और फुमदी मतलब मणिपुर में। तो देखो फुमदी जो ग्रासलैंड है ये आपको मणिपुर में देखने को मिलेगी, विदिश जो है ये गुजरात में देखने को मिलेगी। लेकिन जो चौरस की बात करता है, तो ये चौरस आपको देखने को मिलेगी, ये अंडमान निकोबार में नहीं, ये जो गिरपदी हिमालय क्षेत्र है वहाँ आपको चौरस ग्रासलैंड देखने को मिलेगी। तो ये हमारा गलत हो गया, तो 2 और 3 सही हैं, तो सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि मतलब 100 क्वेश्चन यहाँ पे मतलब 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए सेकेंड ऑप्शन का, सेकेंड जो हमारा 33 का सेकेंड था, ठीक है। और अगर इसका PDF आप लोगों को ज्वाइन करना है, तो मतलब लेना है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग उसको एक बार PDF को, उसका सोल्यूशन जो है एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, ताकि जो है आपको अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग बन पाए और आपको अच्छा जो है आपका इम्प्रूवमेंट हो पाए, और आप एग्ज़ाम हॉल में सारे क्वेश्चन को टैकल कर पाएँ और आपका सिलेक्शन फ्री आप क्वालिफाई कर पाएँ, ठीक है। तो उसके बारे में ये था। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें गाइस, क्योंकि गाइस ये बनाने में थोड़ी सी मतलब मेहनत तो लगी जाती है, आप लोग जानते ही हैं। और जो भी आप लोग अगर किसी को पढ़ाते होंगे तो पता होगा कि कितनी मतलब एफ़र्ट करना पड़ता है पढ़ाने के लिए, तो ये आप थोड़ा सा देख लेना। और वैसे तो हम लोग बना ही रहे हैं, और हम लोगों की फैमिली 100 लोगों की फैमिली होने वाली है बहुत जल्द, ठीक है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।